चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही खास और उलझे हुए मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ताइवान की एक सड़क पर लगा एक विवादित राजनीतिक होर्डिंग देखते ही देखते एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मुद्दा बन गया। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे की पूरी जियोपॉलिटिक्स बहुत गहरी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहले बात करेंगे उस विवादित चुनावी अभियान होर्डिंग की, फिर जनता के विरोध और जमीनी हकीकत की। इसके बाद हम ताइवान के जनसांख्यिकीय संकट और प्रवासी श्रमिक समझौते को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे चुनावी राजनीति, भ्रामक जानकारी और इसका जियोपॉलिटिकल असर पूरी स्थिति को बदल रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वो विवादास्पद चुनाव अभियान होर्डिंग। हमारी कहानी शुरू होती है ताइवान के काओसुंग शहर के शियाओगोंग जिले से, जहां स्थानीय चुनाव का माहौल गरमाया हुआ था। जरा सोचिए, चुनाव का समय हो और अचानक एक निर्दलीय उम्मीदवार ली होंग यी एक ऐसा प्रचार होर्डिंग लगा दे जिस पर भारतीय झंडा उल्टा हो और एक पगड़ी पहने हुए व्यक्ति की तस्वीर पर नो या निषेध का लाल निशान लगा हो। ये विजुअल इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। यह होर्डिंग साफ तौर पर भारतीय अप्रवासियों को बैन करने की बात कर रहा था। ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी, जिसका मकसद स्थानीय लोगों के डर का फायदा उठाकर चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना था। इस पर जब बवाल बढ़ा तो उम्मीदवार ली हंग यी का बयान भी आया। उन्होंने साफ कहा, इसका मतलब यही है कि मैं भारतीय प्रवासी श्रमिकों का विरोध करता हूं। मैं ये होर्डिंग नहीं हटाऊंगा। हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। ये बयान उनके कड़े रुख को दिखाता है। उन्होंने जानबूझकर इन सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया और तर्क दिया कि वे किसी नस्ल के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ताइवान की प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जनता का विरोध और जमीनी हकीकत। राजनेता चाहे जो तर्क दें, लेकिन ताइवान में रह रहे प्रवासी समुदाय के लिए सच्चाई बहुत अलग और दर्दनाक थी। वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों को इस राजनीतिक हथकंडे से गहरा भावनात्मक धक्का लगा। मिसेस वी नाम की एक भारतीय निवासी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, यह हमारे लोगों के प्रति बहुत ही अमित्र व्यवहार है। आप इतने सार्वजनिक स्थान पर ऐसा नस्लभेदी बोर्ड नहीं लगा सकते। इससे साफ समझ आता है कि ऐसे सार्वजनिक और नस्लभेदी निशान जमीनी स्तर पर लोगों की सुरक्षा और सम्मान को सीधा खतरे में डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवासियों ने इसका विरोध किया। स्थानीय कार्यकर्ता और न्यू पावर पार्टी के वांग ई हेंग जैसे नेताओं ने भी इस पक्षपाती नैरेटिव को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने इस होर्डिंग को पूरी तरह से अज्ञानतापूर्ण बताया। उनका कहना था कि पगड़ी, जो कि आस्था और गरिमा का प्रतीक है, उस पर इस तरह का बैन लगाना जेनोफोबिया या विदेशी द्वेष फैलाने का एक बेहद खतरनाक तरीका है। देखते ही देखते ये स्थानीय चुनावी होर्डिंग सोशल मीडिया पर एक ग्लोबल बहस का मुद्दा बन गया। अलग अलग सोशल मीडिया समूहों और ऑनलाइन कार्यकर्ताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मलेशियाई पत्रकार एआन माइल्स चोंग जैसे लोगों ने एक्स पर इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद भारतीय नेटिजन्स ने लगातार बढ़ती ऑनलाइन नफरत पर गहरी निराशा जताई। इस पूरी बहस ने यह साफ कर दिया कि स्थानीय सुरक्षा की चिंताओं की आड़ में कैसे एक खास राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे अहम बिंदु पर, ताइवान का जनसांख्यिकीय और श्रम संकट। आखिर प्रवासी मजदूर वहां के चुनावों में इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गए? इसे समझने के लिए हमें ताइवान की आर्थिक सच्चाई को समझना होगा। 7 लाख, जी हां 7 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने प्रवासी श्रमिक आज ताइवान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। ये लोग मुख्य रूप से वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड से आकर वहां काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। विदेशी श्रमिकों पर इतनी भारी निर्भरता होने के बावजूद अगर हम ताइवान में भारतीय मजदूरों की बात करें तो उनकी संख्या सिर्फ 3,500 से 4,000 के बीच है, और वो भी ज़्यादातर हाईटेक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तक ही सीमित हैं। तो फिर नए मजदूरों की ज़रूरत क्यों है? दरअसल ताइवान एक बहुत ही गंभीर स्ट्रक्चरल संकट से गुजर रहा है। वहां की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे जा चुकी है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, कंस्ट्रक्शन और देखभाल जैसे अहम क्षेत्रों में काम करने वालों की भारी कमी हो गई है। इसी मजबूरी ने ताइवान को दक्षिण पूर्व एशिया से आगे नए विकल्पों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। हमारा चौथा टॉपिक है प्रवासी श्रमिक गतिशीलता समझौता। इसी सख्त आर्थिक जरूरत ने ताइपे और नई दिल्ली को एक साथ ला खड़ा किया। अगर हम इस समझौते के टाइमलाइन पर नजर डालें तो फरवरी 2024 में
ताइवान और भारत के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये एक अहम कदम था ताकि भारतीय श्रमिक ताइवान के उन सेक्टर्स में जा सकें जहां लोगों की सबसे ज्यादा कमी है। इसके बाद साल 2024 के मध्य तक प्रशासनिक प्रक्रियाओं और हेल्थ स्क्रीनिंग सिस्टम्स को तैयार करने का काम चला और उम्मीद है कि 2026 तक पायलट आधार पर श्रमिकों का पहला जत्था वहां पहुंच जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पायलट प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही सावधानी से की जा रही है। शुरुआती योजना के तहत कम से कम सिर्फ 1000 भारतीय श्रमिकों को ही ताइवान ले जाने का प्रस्ताव है। बस 1000। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत कुछ बयां करती है। एक तरफ पायलट प्रोग्राम का दायरा सिर्फ 1000 श्रमिकों का है और दूसरी तरफ इसे रोकने के लिए एक ऑनलाइन याचिका पर 40,000 लोगों ने साइन कर दिए हैं। जरा सोचिए, 1000 लोगों के आने की खबर से 40,000 लोगों का विरोध खड़ा हो गया। ये आर्थिक हकीकत और जनता के डर के बीच के बहुत बड़े गैप को दिखाता है। अब आते हैं अपने 5वें बिंदु पर, चुनावी राजनीति और भ्रामक जानकारी। इतनी कम संख्या के बावजूद इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ? इसका जवाब छुपा है गलत और भ्रामक जानकारियों में, जो अक्सर चुनाव के वक्त फैलाई जाती हैं। अगर हम इन घटनाओं को देखें तो ये साफ हो जाता है। दिसंबर 2023 में इंटरनेट पर एक पूरी तरह से झूठी अफवाह उड़ गई कि ताइवान 1 लाख भारतीय मजदूरों को बुला रहा है। इस कोटे की झूठी खबर पर लगभग 100 लोग सड़कों पर उतर आए और यहां मत आओ के नारे लगाने लगे। इसी भ्रामक जानकारी ने डर का वो माहौल बनाया जिसे बाद में काओशुंग के उस होर्डिंग ने और भड़का दिया। ये देखना भी अहम है कि विपक्षी राजनेताओं ने चुनाव में फायदा उठाने के लिए डेटा को कैसे हथियार बनाया। उन्होंने भारत के 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें 31,000 मामलों का जिक्र था, और इसे ताइवान की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। लेकिन उन्होंने जानबूझकर भारत की विशाल आबादी और भौगोलिक हकीकत के संदर्भ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यह सिर्फ लोगों के मन में डर पैदा करने की एक चाल थी। और मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले ताइवान के एक मंत्री को भी माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे भारत के उत्तर पूर्व के श्रमिकों को प्राथमिकता देंगे क्योंकि उनकी त्वचा का रंग और आदतें ताइवान के लोगों से मिलती-जुलती हैं। ये घटना दिखाती है कि जब हम कौशल के बजाय किसी की शारीरिक बनावट या रंग के आधार पर नीतियां बनाने लगते हैं तो वह कितना खतरनाक और पक्षपाती हो सकता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जियोपॉलिटिकल और कूटनीतिक प्रभाव। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्थानीय विवाद देशों के आधिकारिक रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हालात बिगड़ने लगें तो ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर या टीईसीसी जैसी आधिकारिक संस्थाओं को डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि ताइवान लोकतंत्र और विविधता की कदर करता है और वे इस तरह के नस्लवाद और भेदभाव की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने साफ किया कि ये विवादित कैंपेन ताइवान सरकार की आधिकारिक सोच बिल्कुल नहीं है। हालांकि भू राजनीतिक विशेषज्ञों की राय में नुकसान तो हो चुका है। स्थानीय चुनावों में फायदा उठाने के लिए इन समझौतों का विरोध करना भारत में ताइवान की उस छवि को खराब करता है जो उसने एक अच्छे पार्टनर के रूप में बनाई है। विशेषज्ञ सना हाशमी का भी मानना है कि ताइपे और नई दिल्ली के बीच बढ़ता ये तनाव और लाल फीताशाही अनजाने में इस क्षेत्र में चीन जैसी प्रतिद्वंदी शक्तियों को फायदा या ब्राउनी पॉइंट्स दे रही है। तो आखिर में ये पूरा मुद्दा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाके छोड़ देता है। विदेशी द्वेष यानी जीनोफोबिया को शॉर्ट टर्म चुनावी हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना शायद कुछ वोट दिला दे, लेकिन जब चुनाव की धूल बैठेगी तो क्या इंडो पैसिफिक रीजन में ये अहम कूटनीतिक पुल बरकरार रह पाएंगे, या फिर ये राजनीतिक दांव ताइवान की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारियों को हमेशा के लिए कमजोर कर देंगे? सोचने वाली बात है।